मुश्किलों का कुछ इस कदर सामना करो ताकि जीते तो भी इतिहास बन जाए और हारे तो भी इतिहास बन जाए। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लॉस के ऊपर। और आज है 29 मई। बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए बहुत ही बेहतरीन सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। मुझे पता है आप लोगों को सेशन बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग इसे शेयर नहीं कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोग इसे शेयर कर दीजिए और हम लोग सबसे पहले इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज को कवर करते हैं। गाजा में इजरायली हमले युद्ध अपराध की श्रेणी वाले। रिसेंटली आपको पता होगा कि 11 दिन तक ये युद्ध चला था इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में, लेकिन ये जो युद्ध अपराध है, ये जो युद्ध के अंदर हुआ है, ये अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। यूनाइटेड नेशंस मानवाधिकार आयोग जो है यानी कि UNHRC, उनकी प्रमुख हैं मिशेल बैचलेट। उन्होंने कहा है कि युद्ध के दौरान जो भी अत्याचार हुए हैं, जो भी डेथ्स हुई हैं, वो अपराध की श्रेणी के अंदर आते हैं। भारत में सबसे पहले पाया गया वेरिएंट 53 और देशों में मिला। देखिए जो वेरिएंट इंडिया के अंदर मिला था यानी कि हम लोग कहें B.167 है, ये जो था इसके टोटल 3 वेरिएंट होते हैं, वेरिएंट 1, 2 और 3। तो जो वेरिएंट भारत के अंदर पाया गया था वो अन्य देशों में भी मिला है। तो जैसे कैलिफोर्निया के अंदर है, यूके के अंदर है, साउथ अफ्रीका के अंदर है। बेसिकली वायरस जो है वो लगातार म्यूटेंट करता रहता है, अपनी जो स्थिति है उसको बदलता रहता है, हर बार वो नए रूप में आता है। तो उसका एक वेरिएंट जो है वो इंडिया में भी देखने को मिला है। पेम्पा शेरिंग ने ली निर्वासित तिब्बत सरकार के पीएम पद की शपथ। निर्वासित तिब्बत सरकार, इसका अर्थ है कि 1959 के अंदर जब चीन ने अधिकार किया तिब्बत के ऊपर, तो तिब्बत से बौद्ध भिक्षुओं ने शरण ली भारत के धर्मशाला के अंदर और वहां से वो अपनी गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं। और इस बार तिब्बत सरकार के पीएम बने हैं पेम्पा शेरिंग और इनको शपथ दिलाई गई इनके मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, जिनका नाम है सोनम दांगपो। और मैक्लोडगंज जो है वहां पर उस कार्यालय के अंदर इन्होंने अपनी शपथ ली है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में ऐसे किया फर्जीवाड़ा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह बताया कि जो भी आंकड़े न्यूयॉर्क के अंदर दर्ज किए गए थे वो लगभग 16,000 ही थे, जबकि वास्तविक जो संख्या थी वो लगभग 1,75,000 के पास थी। जबकि भारत के अंदर जो कोविड-19 के आंकड़े आए थे उनको ज्यादा उसने दिखाया। तो भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट जो है इसको खारिज कर दिया है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों का होगा राज्य सहकारी बैंकों में विलय। विलय का पहले तो कारण समझ लीजिए, जिस भी संस्थाओं के अंदर राजनीतिक हस्तक्षेप होने लगता है वहां पर संस्थाएं काफी हद तक मिसमैनेज हो जाती हैं, और यही देखने को मिला इन कॉर्पोरेटिव बैंक्स के अंदर। इसीलिए यह डिसाइड किया गया है RBI के द्वारा कि जितने भी राज्य सहकारी बैंक है, मतलब स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक्स हैं, इनको सेंटर कॉर्पोरेटिव बैंक के साथ में क्या कर दिया जाएगा, इनका मर्जअप कर दिया जाएगा। आर्थिक पैकेज की मांग पर जल्द फैसला संभव। MSME मतलब हम लोग कहें कि हमारे उद्योगों की, इंडस्ट्रीज की जो रीढ़ की हड्डी है वो है MSME। MSMEs के द्वारा अब जो है वो आर्थिक पैकेज की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा है कि हम जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनसे जूझ रहे हैं, तो सरकार की तरफ से हमको कुछ मदद मिलनी चाहिए। 22 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर रचा इतिहास। यास तूफान अभी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इनके तटों को हिट किया है इसने। काफी लोग जो थे वो इससे आहत हुए हैं, आर्थिक नुकसान काफी हुआ है, लेकिन NDRF की दाद देनी पड़ेगी। NDRF ने बहुत ही बेहतरीन काम किया और 22 लाख लोगों को सुरक्षित बचाकर इन्होंने इतिहास रच दिया। ध्यान रखिए कि इंडियन आर्मी भी इस काम में पीछे नहीं थी। उनके जवान जो थे वो लगातार इस कार्य के अंदर लगे हुए थे। उत्तर प्रदेश में पहली बार मिला डबल म्यूटेंट कोरोना। उत्तर प्रदेश के अंदर एक मरीज पाया गया है जिसके अंदर डबल म्यूटेंट कोरोना
जो वायरस है वो मिला है। यहाँ पे ये समझिए कि ये डबल म्यूटेंट होता क्या है। मान लीजिए कि एक वायरस का म्यूटेंट पाया गया है कैलिफोर्निया के अंदर और एक पाया गया है यूके के अंदर, लेकिन जब ये दोनों ही वेरिएंट एक ही वायरस में होंगे तो हम लोग कहेंगे कि उसने डबल म्यूटेंट कर लिया है और इसका एक मरीज जो है वो यूपी के अंदर पाया गया है पहली बार। इसको आप लोग आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए कि भारत का कोई मरीज है, मान लीजिए भारत का कोई व्यक्ति है, वो गया है पहले कैलिफोर्निया, वहां पे वो संक्रमित हुआ, यूके गया, फिर संक्रमित हुआ, अब वो इंडिया में लौट चुका है, तो फिर वो डबल म्यूटेंट का शिकार हो चुका है। तो मैंने एक एग्जांपल आप लोग को दिया है। ये सशस्त्र सेनाओं के लिए रक्षा मंत्री ने शुरू किया ओपीडी पोर्टल। जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, इंडियन आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्सेज हैं, सबके लिए सेहत ओपीडी और पोर्टल जो है वो राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये टेलीमेडिसिन फैसिलिटी है। रो और आईबी के प्रमुख को सरकार ने दिया 1 साल का सेवा विस्तार। इनका जो कार्यकाल है वो जून 2021 में समाप्त होने वाला था, लेकिन अब इनको 1 साल का कार्यकाल का विस्तार दे दिया गया है। तो बहुत ही बेहतरीन इन्होंने काम किया है। यदि हम लोग दोनों के नामों की चर्चा करें तो जो रॉ के प्रमुख हैं वो है सामंत कुमार गोयल और जबकि आईबी के प्रमुख हैं अरविंद कुमार। दोनों को 1 साल का विस्तार दे दिया गया है। स्टडी ग्लॉस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त जाया किए पहले क्वेश्चन के साथ में कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन अपने आप में एक कंसेप्चुअल है। हाल ही में किन संस्थाओं यानी किस संस्था के द्वारा यानी कि ऐसी कौन सी बॉडी है जो कि कॉर्पोरेटिव बैंक को मर्ज करने जा रही है, तो ये पावर जो है ये किसके पास में है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा इसका आरबीआई। तो आरबीआई के द्वारा ये जो है ये डिसीजन लिया गया है। तो क्या इतनी आसानी से इनका विलय किया जा सकता है? नहीं। तो विलय करने के लिए सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल कौन है? देखिए सबसे पहले तो स्टेट गवर्नमेंट जो है इनसे परमिशन लेनी पड़ती है। इसके साथ में ही एक संस्था और है नाबार्ड, याद रखना NABARD, नाबार्ड। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं हर्ष कुमार भानवाला। हर्ष कुमार भानवाला जो हैं ये नाबार्ड के अभी अध्यक्ष हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट और नाबार्ड से जब परमिशन मिल जाती है तो फिर इनका विलय जो है वो आरबीआई के द्वारा किया जाएगा। लेकिन एक सवाल आपके मन में होगा कि इसका कारण क्या है मर्ज करने का। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया कि पॉलिटिकल जो इंटरप्शन है वो ज्यादा बढ़ रहा था इन बैंक्स के अंदर। देखिए बैंक जो काम करते हैं वो एक रूरल बेसिस पे काम करते हैं, एक अर्बन बेसिस पे काम करते हैं। अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये सहकारी बैंक होते क्या है। ये 3 तरह के होते हैं, मतलब 3 स्तर पर ये काम करते हैं। पहले तो होते हैं स्टेट लेवल पर स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक, दूसरे होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिनको हम लोग डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेटिव बैंक या फिर सेंट्रल कॉर्पोरेटिव बैंक भी कहते हैं। आप लोग इसके साथ कंफ्यूज मत हो जाना कि सेंट्रल कॉर्पोरेटिव बैंक जो है वो डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेटिव बैंक भी कहलाते हैं। और फिर है प्राइमरी कॉर्पोरेटिव बैंक जो है, तो ये इनके 3 स्तर हो गए हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर जो पार्शियली कंट्रोल है वो आरबीआई का रहता है। इसके साथ में एक एक्ट के थ्रू भी एक काम करते हैं। देखिए आरबीआई के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? अभी शक्तिकांता दास है। और आरबीआई खुद रेगुलेट होता है 1934 के एक्ट के द्वारा, जबकि आरबीआई ने काम करना शुरू किया था 1 अप्रैल 1935 से। और सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो थे ये आरबीआई के पहले गवर्नर थे और यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई। तो जानते हैं हम लोग इनके कॉर्पोरेटिव बैंक्स के बारे में। तो ये क्या है? एक स्मॉल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि पैसे उधार देते हैं स्मॉल बिजनेसेस को। ये देते हैं अर्बन एरिया के अंदर या फिर नॉन अर्बन जो रीजन्स होते हैं उनको। और ये रेगुलेट होते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और इसके साथ में ही बैंकिंग लॉज एक्ट 1965। तो दोनों के द्वारा ये क्या होते हैं? रेगुलेट होते हैं। इनके साथ ही इनके ऊपर एक शर्त है कि जब भी ये लोन प्रोवाइड कराएंगे तो 67% जो है वो स्मॉल बिजनेसेस के लिए लोन प्रोवाइड कराएंगे, मतलब विलेजेस जो है उनके लिए लोन प्रोवाइड कराएंगे। और 46% जो है वो फिर इन बैंक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से, जैसे मान लीजिए कोई प्रोसेसिंग का बिजनेस है, हाउसिंग का है, वेयर हाउस है, उनके लिए फिर ये प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ सकते हैं कि 2 स्टेजेस पे ये काम करते हैं। एक तो है अर्बन और एक है रूरल। रूरल में
तीन पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, स्टेट, ठीक है, फिर है प्राइमरी और फिर है सेंट्रल। तो यहां पर मतलब हम लोग कहेंगे कि अब 2 टीयर ही ये मैकेनिज्म रहेगा। पहले 3 टीयर था, अब 2 टीयर में कन्वर्ट हो जाएगा। जो मर्जर किया जाएगा वो स्टेट और सेंट्रल कॉर्पोरेटिव बैंक्स के बीच में किया जाएगा। तो याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे जाकर। आईसीसी T20 रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आप लोग याद रखना, शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा जो हैं, इनको T20 रैंकिंग में फर्स्ट रैंक मिली है। आप लोग एक खिलाड़ी का और नाम याद रखना, स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना जो है, इन्होंने 10 मैचों के अंदर लगातार 10 क्या बनाई थी, 50s बनाई थी, ठीक है। 10 मैचों में लगातार 10 50 बनाने वाली पहली जो क्रिकेटर है वो स्मृति मंधाना बनी थी। एक और आप लोग खिलाड़ी याद रखिए, वो है मिताली राज। मिताली जो राज हैं, इन्होंने सबसे तेज 7000 रन बनाने वाली पहली महिला है, महिला क्रिकेटर, और 10,000 रन बनाने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर हैं। एक मैगजीन भी आप लोगों ने सुना होगा, एक है क्रिक जोन। अभी आगे हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। पूरे विश्व में एकमात्र क्रिकेट की मैगजीन है क्रिक जोन, और इसको जो उद्घाटन किया गया था वो जयपुर के अंदर किया गया था। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन का आयोजन 30 मार्च 2021 को कहां किया जाएगा? तो ये जो किया जाएगा, ये कहां किया जाएगा? तजाकिस्तान के अंदर, मतलब किया जा चुका है, तजाकिस्तान के अंदर ये किया जा चुका है। और ये हार्ट ऑफ एशिया हुआ कब था? 30 मार्च 2021 को। शुरू कब हुआ था? तो शुरू के लिए यदि पूछे तो नवंबर 2011 से ये शुरू हुआ है। कारण क्या है? हार्ट ऑफ एशिया के अंदर होता क्या है, जितने भी जो विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, मतलब कि कौन कौन से कंट्रीज के, एक तो हो गया भारत और एक हो गया पाकिस्तान, दोनों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो मीटिंग करते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जो भी अस्थिरता चलती हुई आ रही है उसको कैसे सुलझाया जाए, और भारत और पाकिस्तान अपने रीजनल जो मूवमेंट्स हैं उनको कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। इसलिए सम्मेलन आयोजित किया जाता है। किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय ENI अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये जो है वो टोटल 3 कैटेगरी के अंदर दिया जाता है। CNR राव जो हैं, इनको दिया गया है इस बार का ENI अवार्ड 2020। देखिए कहां दिया गया है, तो ये दिया गया है कहां पर? रोम के अंदर। और रोम किसकी कैपिटल है? इटली की ये कैपिटल है रोम, ठीक है। रोम किस नदी के किनारे है? वो है टाइबर नदी के किनारे। बात करें हम लोग इस प्राइज की, तो ये जो प्राइज है वो 3 कैटेगरीज के अंदर दिया जाता है। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है एनर्जी फ्रंटियर कैटेगरी। दूसरा है एनर्जी ट्रांजिशन कैटेगरी, और थर्ड है इसके अंदर एडवांस एनवायरमेंटल सॉल्यूशन। अभी हम लोग बात करेंगे, इन 3 कैटेगरी के अंदर दिया जाता है। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है, मतलब एनर्जी जो फ्रंटियर कैटेगरी है, इसमें मिला है किसको? CNR राव को मिला है। लेकिन आप लोगों ने पहले इनका नाम सुना होगा, बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हैं, भारत रत्न। तो इनको भारत रत्न दिया जा चुका है। किसके साथ में? सचिन तेंदुलकर के साथ में इनको भारत रत्न जो है वो दिया जा चुका है। देखिए ये जो काम कर रहे हैं वो हाइड्रोजन एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं, हाइड्रोजन एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं कि आगे जाकर भविष्य में ये फ्यूचर का फ्यूल कैसे बन सकता है। और इनको जो भारत रत्न दिया गया था वो नैनो ट्यूब, ध्यान रखना, ये जो जिस पे वर्क कर रहे हैं, एक तो है नैनो ट्यूब, इसके साथ में ये वर्क कर रहे हैं कि जो मेटल ऑक्साइड्स हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग बात करें मैग्नीशियम ऑक्साइड की, तो जितने भी ऑक्साइड्स हैं उनके ऊपर रिसर्च करते हैं CN राव। बात करें हम लोग हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन जो है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे पहले नंबर पे आता है। इसको हम लोग कहते हैं आवारा तत्व, ये है आवारा तत्व। और पीरियोडिक टेबल जिसके द्वारा आविष्कार किया गया था वो कौन थे? वो थे मेंडले ने पीरियोडिक टेबल का आविष्कार किया था। लेकिन यदि पूछे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के इन्वेंटर कौन है, तो आपको याद रखना है मॉजले जो हैं, मॉजले ये न्यू यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के क्या हैं? ये इन्वेंटर हैं। तो पीरियोडिक टेबल को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफी साधारण सी ये शख्सियत हैं, मतलब कोई बाल बाल बनाना कुछ भी नहीं, अपने आप में काम करते हैं और मस्त रहते हैं। तो CNR राव यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और इनको जो मिला है वो एनर्जी फ्रंटियर कैटेगरी के अंदर ये अवार्ड मिला है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि 26 मई 2021 को ये अनाउंस कर दिए गए थे, और ये 3 कैटेगरी के अंदर है। रोम में दिए गए हैं, मतलब अब दिए जाएंगे वैसे तो, लेकिन अनाउंस कर दिए गए थे। एनर्जी ट्रांजिशन है, फिर एनर्जी फ्रंटियर है, और एक और था इसमें एडवांस एनवायरमेंटल सॉल्यूशन अवार्ड। तो ये जो मिला है यहाँ पे देखिए डेविड टी एलन को मिला है एनर्जी ट्रांजिशन के अंदर, और एनर्जी फ्रंटियर यहाँ पे देखिए CNR राव जो हैं इनको दिया गया है अपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पे ऑक्साइड जो हैं इनके खोज के लिए, और एनर्जी को कैसे फ्यूचर के अंदर उसको कैसे मतलब मैनेज किया जाए, ताकि फ्यूचर की जो जनरेशन है वो भी उसका यूज कर सके। व्यास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरद पगारे। तो शरद पगारे जो हैं इनको इस व्यास सम्मान से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये इंदौर के रहने वाले हैं, MP के। और किसके द्वारा दिया गया, ये कौन सा फाउंडेशन है, तो वो है KK बिरला फाउंडेशन। KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है। और इनका जो उपन्यास है, उपन्यास भी तो पूछ सकते हैं, वो है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी जो है इसके लिए दिया गया। और क्या दिया जाता है इसमें दिया जाता है 4 लाख का नगद पुरस्कार, और एक स्मृति चिन्ह जो है वो भी इसमें दिया जाता है। जूनोटिक बीमारियां किसे कहा जाता है, देखिए जूनोटिक जो डिजीज होती हैं वो कहलाती हैं कि किसी जानवर से जब वो इंसान में फैलना शुरू कर देती हैं तो उसे हम लोग कहते हैं जूनोटिक बीमारियां। जैसे आप लोग देखिए कि जब कोविड जब शुरू हुआ था तो ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि चीन का जो वुहान लैब है वहां पर सी फूड जो मार्केट है वहां से ये वायरस फैलना शुरू हुआ, और फिर ये इंसानों में फैला। तो हम लोग एक बार के लिए जो कोविड है इसको भी रख सकते हैं जूनोटिक के अंदर। और जैसे आपने निपाह वायरस का सुना होगा, केरल के अंदर निपाह वायरस फैला था, तो वो चमगादड़ से फैलना शुरू हुआ था, तो चमगादड़ से फिर वो इंसानों में फैलना शुरू हुआ, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, जूनोटिक बीमारियां कहते हैं। फीफा पुरुष वर्ल्ड कप रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है। क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, एग्जैक्टली ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन हो सकता है कि यहां पे वो पुरुष की जगह महिलाएं कर दे, तो दोनों चीजों को हम लोग देखना है। तो 105 जो रैंक है ये फीफा वर्ल्ड कप के अंदर, जो मेंस वर्ल्ड कप है उसके अंदर भारत की रैंकिंग है 105। फीफा जो है इसके अभी हेड हैं कौन, जियान इन्फेंटिनो जो हैं ये अभी इसके हेड हैं। यहां देखिए आप लोग, बेल्जियम जो है वो फर्स्ट रैंक पे है, फ्रांस सेकंड है, थर्ड पे ब्राजील है, फोर्थ पे इंग्लैंड है, फिफ्थ पे पुर्तगाल है, स्पेन है, इटली है और अर्जेंटीना है। यहां पे इंडिया की रैंक आप लोग देखिए 105 है, और पॉइंट्स को आप लोग देख सकते हैं, प्रीवियस पॉइंट देखिए 1184 है, मतलब दोनों जो हैं वो इक्वल हैं। तो ना रैंक जो है वो पिछली बार की अपेक्षा ना तो घटी है ना बढ़ी है। लेकिन हम लोग बात करेंगे अब वुमेन्स जो वर्ल्ड कप टीम है उसकी जो रैंक है महिलाओं की, वो है 57th रैंक है, और इनकी रैंकिंग जो है वो पहले से घट गई है, पॉइंट्स घट गए हैं, तो रैंक जो है वो -4 डाउन आ चुकी है। तो -4 डाउन आ चुकी है, तो मतलब पहले कौन सी रैंक थी, 53 रैंक पे थी, मतलब क्रोएशिया की जगह पर ये इंडिया वुमेन्स वर्ल्ड कप टीम थी। चलिए, किस राज्य सरकार के द्वारा सिग्मा महोत्सव मनाने की अनुमति दी गई। तो सिग्मा महोत्सव बेसिकली क्या होता है कि ये गोवा सरकार के द्वारा इसको अनुमति दी गई है, और जब भी धान की खेती होती है, मतलब चावल की जो पहली फसल है उसको काटा जाता है, तो उस पर ये सिग्मा महोत्सव जो है ये किया जाता है। नाच गाना जो होता है वो तो इसमें होता ही है, वहाँ के पारंपरिक जो नृत्य हैं वो इसके अंदर किए जाते हैं। देखिए, गोवा की एक मिर्च है जिसको हम लोग कहते हैं खोला मिर्च, इस खोला मिर्च को GI टैग दिया गया। इसके साथ में ही गोवा का जो एयरपोर्ट है वहां पर भारत का पहला GI टैग सेंटर भी खोला गया। GI टैग सेंटर जो है वो भारत का पहला जो है वो कहां खोला गया था, गोवा एयरपोर्ट पर खोला गया था। गोवा भारत का पहला ऐसा राज्य है
जो कि क्या हुआ था, कोविड-19 मुक्त हुआ था। कोविड-19 फ्री जो स्टेट है वो कौन सा है, गोवा है। और गोवा के अंदर आर्टिकल 44 जो है संविधान का, पॉलिटी का, वो आर्टिकल 44 भी यहाँ पर लागू होता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे देखिए सु वुक किस देश के रक्षा मंत्री हैं जो अभी 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आए थे? तो वो रक्षा मंत्री किसके थे? वो थे साउथ कोरिया के। तो साउथ कोरिया की कैपिटल जो है वो कौन सी है? वो है सियोल। और यहाँ के जो रक्षा मंत्री थे वो अभी भारत दौरे के ऊपर आए थे। देखिए साउथ कोरिया ही वो कंट्री है जिसने पूरे विश्व के अंदर सबसे पहले 5G जो टेक्नोलॉजी है उसको लॉन्च किया था। भारतीय अभिनेता संजय दत्त को किस देश के द्वारा गोल्डन वीजा दिया गया है? तो ये दिया गया है किसको दिया गया है? ये दिया गया है संजय दत्त को। ठीक है, किस कंट्री के द्वारा दिया गया है? अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है कि इसमें क्वेश्चन के अंदर ही मैंने इसको बता दिया है, संजय दत्त को दिया गया है। कंट्री के बारे में यहाँ पे ऑप्शन थे, तो यहाँ पे जो कंट्री है वो कौन सी है? UAE। ठीक है, चलिए आप लोग थोड़ा सा इसको देख लेना। UAE मतलब ऑप्शन जो थे वो कंट्रीज के रखने चाहिए थे, कोई बात नहीं। UAE के द्वारा ये जो है गोल्डन वीजा दिया गया है, इसका मीन्स क्या है? देखिए UAE चाहता है कि फ्यूचर के अंदर उसकी जो तेल पर निर्भरता है वो कम हो जाए, इसलिए जितना भी फॉरेन जो टैलेंट है, दूसरे देशों का जो टैलेंट है उसको अपने देश के अंदर ये इनवाइट करता है। लेकिन क्या यहाँ से संजय दत्त जो हैं वो क्या UAE में जाके बस जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ इसका प्रचार करना चाह रहे हैं गोल्डन वीज़ा का, कि हमारे पास में एक ऐसी फैसिलिटी है जो कि आपको ये प्रोवाइड कराता है कि आप लोग 5 साल या 10 साल बिना वीज़ा के UAE के अंदर अपने बिजनेस के लिए रह सकते हैं। इसलिए इसी ही कहा जाता है क्या? गोल्डन वीज़ा। और ये पाने वाले पहले अभिनेता बने हैं संजय दत्त। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग UAE ध्यान रखना, UAE के द्वारा ये दिया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए ये आप लोग ट्वीट देख सकते हैं, संजय दत्त को जो है ये गोल्डन वीज़ा दिया गया है। यूनाइटेड UAE की हम लोग बात करें तो अबू धाबी जो है ये इसकी कैपिटल है, दुबई इसका बहुत बढ़िया शहर है, शारजहाँ यहाँ पर है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज यानी कि हार्मुज जो जल संधि है ये किस किस के बीच में है? तो एक तो है ईरान, लेकिन UAE गलती से मत करना, एक बार मैंने भी एग्जाम के अंदर इसको गलत किया था। तो ईरान और ओमान के बीच में क्या स्थित है? ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है। जब USA ने सैंक्शंस लगाए थे ईरान के ऊपर तो ईरान ने इस स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ही क्या कर दिया था? ब्लॉक कर दिया था, बंद कर दिया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? श्रीनगर के अंदर स्थित है। और इसको क्या कहा जाता है? सिराज बाग भी कहा जाता है। लेकिन एक्चुअल में नाम जो है वो क्या है? इसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन जो है ये इसका एक्चुअल में नाम है। और एशिया का सबसे बड़ा ये गार्डन है। इसका जो एरिया है वो लगभग 30 हेक्टेयर के आसपास बताया जाता है कि 30 हेक्टेयर जो है ये इसका एरिया है। और इसमें 62 किस्मों के फूल लगे हैं। इसके साथ में ही इसको जो खर्च आया है लगभग 15 लाख रुपए जो हैं, या हम लोग कहें 15 लाख नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा है, इससे अमाउंट जो था वो थोड़ा ज़्यादा था, जो केवल यहाँ की जो पौध है, मतलब जो पौधा है उसको खरीदने के अंदर ये अमाउंट लगा था। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसमें किसानों के लिए FPO पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो FPO पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है किसने? UP ने लॉन्च किया है। इससे क्या होगा कि जो किसान हैं इसको सीधा जोड़ा जा सकता है किसके साथ में? मंडियों के साथ में इसको जोड़ा जा सकता है। हाल ही में निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में पेम्पा शेरिंग ने शपथ ली है। यह शपथ किसके द्वारा दिलाई गई है? तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है। तो ये शपथ जो है ये CGI के द्वारा दिलाई गई है, लेकिन CGI इंडिया के नहीं, तिब्बत के CGI जो है मुख्य न्यायाधीश उनके द्वारा ये दिलाई गई है, जिनका नाम क्या है? नाम है सोनम दागपो। ठीक है, नाम याद रखना, थोड़ा अस्पटा नाम है, सोनम दागपो जो हैं ये इनका नाम है। तो ये तिब्बत के क्या हैं? CGI हैं। शपथ कहाँ दिलाई गई है? मैक्लोडगंज के अंदर, मैक्लोडगंज जो है वहां पर इनको क्या दिलाई गई है? शपथ दिलाई गई है। देखिए CGI ऑफ इंडिया जो हैं ये शपथ किसको दिलाते हैं? जैसे हम लोग कहें प्रेसिडेंट को शपथ दिलाते हैं, फिर
प्रेसिडेंट जो है वो पीएम को शपथ दिलाता है। तो भारत में यदि बात करें तो पीएम को शपथ जो दिलाई जाती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा दिलाई जाती है, लेकिन तिब्बत के अंदर जो दिलाई गई है वो किसके द्वारा दिलाई गई है? सीजेआई ऑफ तिब्बत के द्वारा दिलाई गई है। देखिए, तिब्बत जो निर्वासित हुआ था वो 1958-59 के अंदर ये वहां से निर्वासित हुआ था। चीन ने वहां पर कब्जा किया था। उसके बाद इन्होंने 10,000 जो बौद्ध भिक्षु थे इनके साथ में आकर शरण ली थी भारत के कहां पर? धर्मशाला के अंदर। और धर्मशाला कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, एक तो है धर्मशाला और दूसरी कौन सी है? शिमला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे मैं कल जब आप लोगों को ये करंट अफेयर पढ़ा रहा था तो मैंने यानी कि बातों ही बातों के अंदर तिब्बत को मैं क्या कह रहा था? तिब्बत को मैं भूटान कह रहा था। तो ये फिंगर का मैंने पूरा का पूरा पोस्चर जो है ये आपके सामने रख दिया है। तो यहाँ पे जो हैंड है, हाथ जो है वो तो है कौन सा? चाइना, मतलब इसको कहते हैं हम लोग 5 फिंगर पॉलिसी। चाइना जो है वो तिब्बत को मानता है हथेली और 5 अंगुलियां मानता है और ये कहता है कि मैं इनको लेकर रहूंगा। एक तो है लद्दाख, लद्दाख के बाद फिर आता है कौन सा? नेपाल, फिर आता है इसमें सिक्किम, फिर आता है भूटान और फिर आता है अरुणाचल प्रदेश। इसे ही कहते हैं 5 फिंगर पॉलिसी। यहाँ हम लोग देख सकते हैं तिब्बत, ये लद्दाख है, फिर ये नेपाल है, फिर ये सिक्किम है, फिर भूटान है और फिर अरुणाचल प्रदेश है। तो आप लोग याद रखना, ये तो क्या है? हथेली है और फिर यहाँ पे क्या है? ये चीन है। रिसेंटली आपको पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर चीन ने एक हाईवे जो है उसको भी निर्मित किया है। चलिए, भारत में पहली बार इसरो के द्वारा किस तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया है? पहली बार ऐसा हुआ है कि इसरो ने क्वांटम जो टेक्नोलॉजी है इसको भारत के अंदर इसका एक्सपेरिमेंट किया। ये क्या चीज़ है? जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति यहाँ पर है और दूसरा व्यक्ति जो है वो इसे 300 मीटर दूरी पर खड़ा है। दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है ये डिकोड ना किया जा सके, ये एनकोडेड रहे, इसीलिए ये क्वांटम टेक्निक जो है वो काम में आती है। जैसे आप लोग व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं तो जैसे ही व्हाट्सएप को खोलते हैं तो आप लोग को वहाँ पे लिखा हुआ आता है एंड टू एंड ट्रांसक्रिप्शन। इसका मतलब है कि मैसेज भेजने वाले से लेकर मैसेज पढ़ने वाले तक कोई भी इस मैसेज को डिकोड नहीं कर सकता है। ठीक वैसे ही क्वांटम टेक्निक जो है वो इसरो के द्वारा बनाई गई है, जिसमें 300 मीटर तक कोई भी मैसेज जो है इसको डिकोड नहीं किया जा सकता। भारतीय सेना ने पहली बार किस युद्धाभ्यास में भाग लिया है? तो आप लोग याद रखना, वो है ला पेरूज। ला पेरूज जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इसके अंदर इंडियन जो नेवी है उसने पहली बार पार्टिसिपेट किया है। देखिए क्या क्या है, इसको आप लोग याद रखिए। क्वाड प्लस कंट्रीज जो हैं ये इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो इसमें कौन कौन सी क्वाड में है? जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है और यूएसए है। इसके साथ में ही प्लस कंट्री के अंदर कौन शामिल हो गया? फ्रांस जो है वो इसके अंदर शामिल हो गया। इसीलिए इसको कहा गया है क्या? क्वाड प्लस। और ये ला पेरूज क्या है? ला पेरूज जो थे वो फ्रांस के एक ऑफिसर थे जो कि अरब सी के अंदर खो गए थे और यहीं पे इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, क्वाड कंट्रीज कौन सा युद्धाभ्यास करती हैं ये मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। सीरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये कौन बने हैं? बशर अल असद जो हैं वो यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं और ये इनका चौथा यानी कि 4th टेन्योर है। ये इनका 4th टेन्योर है। ठीक है, ये कहाँ के हैं? अल सीसी, ये तो आपको पता होगा, ये हैं इजिप्ट के। तो इजिप्ट के क्या हैं ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं। हैथम बिन तारिक अल सयाद, ये कहाँ के हैं? ये तो हैं ओमान के। तो प्रोनाउंसिएशन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लेना, आप लोग थोड़ा सा समझदार हैं, ये तो मैं आप लोगों पे इतना विश्वास कर सकता हूँ। खलीफा बिन जायद अल नयान, ये कहाँ के हैं? तो ये कहाँ के हैं? ये हैं यूएई के। ठीक है, ये तो वहाँ के सुल्तान हैं। तो ये ओमान के अंदर बेसिकली सुल्तान होते हैं, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति वहाँ पे नहीं होते हैं। चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए कि सीरिया जो है, सीरिया का एक प्रमुख शहर है वो है अलेप्पो। ठीक है, दमश्कस जो है ये इसकी कैपिटल है। गोल्डन हाइट्स काफ़ी चर्चा में रहता है, डिस्प्यूटेड एरिया है। इजराइल, फिलिस्तीन, सीरिया इनके बीच में जो है ये डिस्प्यूटेड एरिया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखिए मेडिटेरियन सी जो है इसकी सीमा टच करती है। इसके नज़दीक ही साइप्रस, ये एक क्या है? आइलैंड, एक कंट्री है। ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है? मेडिटेरियन सी के बीच में स्थित है। भारत की पहली शतरंज अकादमी कहाँ निर्मित की गई है? तो ये निर्मित की गई है उड़ीसा के भुवनेश्वर के अंदर।
उड़ीसा के भुवनेश्वर के अंदर निर्मित की गई है और भुवनेश्वर के अंदर ही भारत का पहला कोविड वॉर मेमोरियल जो है ये भी स्थित है भुवनेश्वर के अंदर। भुवनेश्वर के अंदर ही भारत का पहला फायर पार्क जो है ये भी स्थित है। उड़ीसा के अंदर एक झील है चिल्का झील, ये तो आपको पता होगा। चिल्का झील जो है वो लैगून झील कहलाती है। इसके साथ में ही ये एक रामसर साइट भी है। उड़ीसा के अंदर कोणार्क सूर्य मंदिर है और कोणार्क सूर्य मंदिर का चिन्ह जो है इसका जो पहिया है वो 10 रुपए के नोट पर इसका सिंबल आता है। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत का एकमात्र पहला मंदिर है जो कि सोलर एनर्जी से चलता है। यहाँ पे देखिए, भारत में पहली बार बाघ स्थानांतरण कहाँ किया गया था जो असफल रहा। देखिए रिसेंटली आपको पता होगा कि चीता का ट्रांसफर जो है वो तो हम लोग कर रहे हैं अफ्रीका से इंडिया के कूनो नेशनल पार्क के अंदर, लेकिन भारत के अंदर ही पहली बार जो था वो बाघों का, टाइगर का ट्रांसफर किया गया था। कहां से कहां थे तो आप लोग याद रखना, एक तो है मध्य प्रदेश से किया गया था, कहां पर, उड़ीसा के अंदर। लेकिन दोनों के नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश का जो है वो तो है कान्हा नेशनल पार्क और उड़ीसा जो है वो उड़ीसा के अंदर सतकोशिया, उड़ीसा के अंदर सतकोशिया। तो मध्य प्रदेश से उड़ीसा के बीच में 6 जो टाइगर्स हैं इनको ट्रांसफर करने की बात थी, लेकिन शुरुआत के अंदर 2 ही को ट्रांसफर किया गया। एक तो थी इसके अंदर सुंदरी, एक तो थी सुंदरी और दूसरा था महावीर। ठीक है, तो ये 2 को ट्रांसफर किया गया। सुंदरी की तो क्या हो गई, इसको तो वापस ले आए थे। इसको तो वापस कहाँ ले आए थे, मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क में। और इसकी क्या हो गई थी, महावीर, ये बाघ का नाम बता रहा हूँ मैं, है ना, कोई आदमी नहीं है। तो ये बाघ का नाम है महावीर, इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। देखिए ये पूरा जो ट्रांसफर किया गया था, ये आप लोगों ने सुना होगा कि नेशनल टाइगर संरक्षण प्रोजेक्ट जो है, कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है 2018, इसके तहत ये ट्रांसफर किया जा रहा है। तो भारत में पहली बार ऐसा किया गया था 2018 के अंदर। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंडियन एयरफोर्स में पहली महिला जो फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी है वह कौन है, तो आप लोग याद रखना, अश्रिता वी ऑलेटे जो हैं ये बनी है फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर। यहाँ पे आप लोग 3 नाम जो हैं वो और देख सकते हैं। अवनी चतुर्वेदी, ये पहली फ्लाइट क्या थी, ये पहली पायलट थी, फ्लाइट पायलट थी जिन्होंने फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाया था। मोहना सिंह जो हैं ये भी क्या बनी थी, और इनको सम्मानित किया जा चुका है। महिला सशक्तिकरण जो पुरस्कार है, वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड जो है, इससे सम्मानित किया जा चुका है मोहना सिंह को, और ये भी फाइटर पायलट हैं। हीना जायसवाल ये क्या बनी थी, पहली फाइटर पायलट जो है हीना जायसवाल ये बनी थी। एक फैक्ट और है हीना जायसवाल के बारे में, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना यदि आप लोग को याद आ रहा है तो। चलिए, भारत में संचालित विश्व का सबसे सस्ता एलईडी वितरण कार्यक्रम कौन सा है, तो वो कौन सी है, एक स्कीम है उजाला स्कीम। तो उजाला स्कीम जो है इसके तहत 7 वॉट की एलईडी दी जाती है 10 रुपए के अंदर, लेकिन उसकी एक्चुअल जो कॉस्ट है वो है 60 रुपए, लेकिन 50 रुपए की सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है और ये जनता को पड़ती है 10 रुपए में। यहां तक कि एक फैसिलिटी और है कि आप यदि पुरानी एलईडी लेके आए हैं तो उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा न्यू एलईडी के साथ में। एलईडी की फुल फॉर्म क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड जो है ये इसकी फुल फॉर्म है। सीएफएल की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप जो है ये इसकी फुल फॉर्म होती है। यूआईडीआई के नए जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन बनाए गए, तो ये बनाए गए थे क्या, सुभाष गर्ग। सुभाष गर्ग जो थे वो बनाए गए थे, और इनसे पहले थे कौन, अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे जो है ये इससे पहले यूआईडीएआई मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली मैगजीन कौन सी है जो समाज पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रभाव बताएगी, तो वो कौन सी है, शास्त्र। किसने निर्मित की है, आईआईटी मद्रास के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। आप लोग जरूर देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके लिए मैंने एक सेपरेट लेक्चर जो है वो भी बना रखा है। तो स्टडी ग्लॉस की आप लोग प्ले लिस्ट के अंदर जाके देखना, वहां पर आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। यदि आप लोग एग्जाम देने के लिए सीरियस हैं तो फिर इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। तो ये जो है ये आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाई गई है। इसका पहला एडिशन मई-जून 2021 में रिलीज होगा। 199 रुपए इसकी कीमत रखी गई है और इसका जो फर्स्ट एडिशन है वो कोविड-19 वायरसेस के ऊपर क्या है, कंसंट्रेट है, फोकस है। तो ये क्या है, ये भारत के अंदर डेवलप की गई पहली एक तरह की मैगजीन, इसी तरह की मैगजीन है जो कि प्रिंट फॉर्म में या फिर
डिजिटल फॉर्मेट के अंदर भी ये मिल जाएगी। तो ये किसको टारगेट करती है? जितने रिसर्चर्स हैं उनको टारगेट करती है, इन्वेस्टर्स को टारगेट करती है, स्टूडेंट जो हैं उनको टारगेट करती है, मतलब सारे जो सोशल इम्पैक्ट हैं उनको अवेयर करती है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया था? तो आप लोग याद रखना, आशा भोसले जो हैं, आशा भोसले, इनको सम्मानित किया गया था इस प्राइज से। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया है? तो आप लोग याद रखना, के विजय राघवन। के विजय राघवन जो हैं इनको बना दिया गया है क्या? भारत का वैज्ञानिक सलाहकार। इनका कार्यकाल बेसिकली बढ़ा दिया गया है। नॉर्ड लिंक प्रोजेक्ट किन 2 देशों के बीच में निर्मित किया गया है? तो आप लोग याद रखना, नॉर्वे और जर्मनी के बीच में ये नॉर्ड लिंक जो प्रोजेक्ट है, नॉर्डे लिंक प्रोजेक्ट, इसको निर्मित किया गया है। क्यों? क्योंकि जर्मनी जो है उसके पास में यदि एक्स्ट्रा सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है तो वो नॉर्वे को क्या कर देगा? सप्लाई कर देगा। जैसे आप लोगों ने देखे होंगे कि जो घरों के अंदर सोलर पावर प्लांट्स लगे रहते हैं, यदि आपने थोड़ी सी एनर्जी जो है बचाई है तो आप उसको क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को वापस से बेच सकते हैं। वैसे ही जर्मनी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी को भेज सकता है, जो सरप्लस है उसको भेजेगा कहां पर? नॉर्वे के अंदर भेजेगा। तो यहां पे आप लोग देखिए कि जो नॉर्ड लिंक प्रोजेक्ट है इसके तहत कई कंट्रीज को आपस के अंदर जोड़ दिया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्वे के साथ में ये सब के सब जो हैं वो जुड़ चुके हैं। किन 2 संस्थाओं के प्रमुखों का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? तो आप लोग याद रखना, रो और आईबी, मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो प्रमुख हैं। तो रो के प्रमुख कौन हैं? रो के प्रमुख हैं अभी सामंत कुमार गोयल। याद रखना, सामंत कुमार गोयल जो हैं ये तो इसके प्रमुख हैं। जबकि आईबी के जो प्रमुख हैं वो कौन हैं? अरविंद कुमार, यहाँ के हैं अरविंद कुमार आईबी के। तो इनका कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अभी हमने देखा कि के विजय राघवन जो थे उनका कार्यकाल भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। तो 28 मई के करंट अफेयर को एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जीएसटी काउंसिल ने 43वें बैठक से पहले 2 मंत्री समूह निर्मित किए हैं। तो वो कहाँ कहाँ के हैं? एक तो है गुजरात के और एक है उड़ीसा के। तो बी इसका करेक्ट आंसर था। भारत ने इजराइल से 4 ड्रोन खरीदने का, तो बेसिकली ये लीज पे लिए हैं, ठीक है। स्टूडेंट का कमेंट आया हुआ था कि सर खरीदे हैं कि लीज पे लिए हैं? बिल्कुल ये लीज पे ही लिए गए हैं। तो कौन से लिए गए हैं? वो है हेरॉन। ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस के बाद में अब जो नई फंगस देखने को मिल रही है वो कौन सी है? एज पर ग्लियोसिस फंगस जो है वो अब देखने को मिल रही है। स्मार्ट किचन योजना जो है वो किसकी है? केरल सरकार की है। किस राज्य सरकार ने घोषणा की वो अपने जिलों में गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति करेगा? तो वो है आसाम। सेहत ओपीडी पोर्टल अभी भी हमने किया था, वो किसके लिए? ऑल ऑफ अबाउ, जितनी भी डिफेंस है उसके लिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा राज्य सरकार को किस जनजाति की रक्षा के लिए फटकार लगाई गई? तो वो है वन गुजर। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? आप लोग याद रखना, जगजीत पवाडिया। भारत के किस राज्य में अफ्रीकी वॉयलेट पौधे की नई प्रजाति देखने को मिली है? तो आप लोग याद रखना, मिजोरम के अंदर। जेफ बेजोस के बाद अमेजन के नए सीईओ कौन बनाए जाएंगे? तो वो बनाए जाएंगे एंडी जेसी। लेकिन जेफ बेजोस जो हैं वो अब किस पोस्ट पे पहुंच जाएंगे? कमेंट सेक्शन में बताना कि जेफ बेजोस जो हैं वो अब कौन सी पोस्ट पर पहुंच जाएंगे। तो ये कल का हमारा स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था कि बाढ़ के लिए डिजिटल रिपोर्टिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो कौन सा है? असम है। ये आज आपका स्टडी ग्लोस क्वेश्चन है। सर्वाधिक जो पर कैपिटल इनकम है इसमें पूरे वर्ल्ड में पहले स्थान पर कौन सा है? तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जो है वो मुझे जरूर से बताना। स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। स्टडी ग्लोस की ऐप जो है वो बहुत ही बेहतरीन ऐप लॉन्च हो चुकी है। इंटरफेस बड़ा ज़बरदस्त है और काफ़ी कम कॉस्ट में ये आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट जो है वो प्रोवाइड कराती है। तो चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।